ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने वाले हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको सिंपली हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी तक हम लोग इस चैप्टर में फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये दोनों लॉ को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने वाले हैं। न्यूटन का जो पहला लॉ है, द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, है ना, द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन ऑफ मोशन। मोशन का जो न्यूटन का पहला लॉ है वो फोर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में हम लोगों को बताता है। फोर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में हम लोगों को बताता है। मीन्स फोर्स क्या कर सकता है या क्या करता है, उस चीज के बारे में वो बताता है। जैसे कि फोर्स कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, फोर्स कोई एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है उसको मूविंग कर सकता है, मीन्स उसको चला सकता है, मोशन में ला सकता है। फोर्स किसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हम लोग पढ़े उसमें फोर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया जाता है, और उसमें जो है हमारे सर आइजैक न्यूटन जो है, जो मोशन के पहले लॉ को दिए, उसमें उन्होंने फोर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया। दूसरा लॉ जो है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें हम लोग फोर्स के डेफिनेशन के बारे में जाने, मींस फोर्स का मैग्नीट्यूड के बारे में जाने। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स का डेफिनेशन क्या होगा, उसके बारे में हम लोग जाने। मींस न्यूटन्स का जो मोशन का दूसरा नियम था वो हम लोगों को फोर्स के डेफिनेशन के बारे में बताया, और जो है फोर्स के क्वांटिटी को हम लोग किस तरह से मेजर कर सकते हैं उसके बारे में हम लोगों को बताया। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, उसके बारे में हम लोगों को बताया। तो तीसरा जो लॉ है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसमें क्या रोचक चीज है और इसमें क्या इंटरेस्टिंग बात है, आइए इसको अब हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उसके मदद से जो है हम लोग थर्ड लॉ को समझेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद थर्ड लॉ के स्टेटमेंट को हम लोग जानेंगे। उसके बाद थर्ड लॉ के स्टेटमेंट को जानने के बाद हम लोग कुछ डे टू डे लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को लेकर इस लॉ को उससे हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कि ये रोड है। अब इस रोड में जो है हम लोग चलते हैं, है ना, हम लोग चलते हैं। तो जब चलते हैं तो हम लोग इस रोड पे पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं, है ना। पैर से जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तभी हम लोगों को जो है एक रिएक्शन फोर्स मिलता है। ये जो रोड है ये भी एक फोर्स हम लोगों को देता है, जिसके कारण जो है हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हम चल पाते हैं। इस चीज को हम लोग और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जब हम लोग कोई नदी में, है ना, नाव में जब हम लोग चढ़ते हैं, है ना, नाव में जब हम लोग चढ़ते हैं
तो नाव के चढ़ने के दरमियान नहीं, नाव में जब चढ़ेंगे उस समय तो यही काम होगा, है ना। क्या कि जब हम लोग जमीन पे फोर्स लगाएंगे तो हमको रिएक्शन फोर्स यहां से मिलेगा और उसके कारण फिर हमको जो है इस नाव में हम लोग बैठ जाएंगे या इस नाव पे हम लोग सवार हो सकते हैं। लेकिन जब हम लोग नाव से उतरते हैं तब जो है हम लोग इसको यहां से रियलाइज कर सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे तो यहां पर एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा, किस तरह से उसको हम लोग यहां बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। जब हम लोग नाव से उतरते हैं, है ना, नाव से जब हम लोग उतरते हैं तो यहां पर जैसे ही हम लोग फोर्स लगाते हैं, है ना, हमको एक रिएक्शन फोर्स मिलता है जिसके कारण हम आगे उतर गए नाव से, है ना। और इस फोर्स के कारण जो है नाव का मूवमेंट जो है वो पीछे की ओर होता है। इस चीज को आप नोटिस कर सकते हैं। अगर आप नाव में कभी चढ़े हैं तो उस चीज को नोटिस किए होंगे, या फिर अभी तक अगर नोटिस नहीं किए हैं तो कभी नाव पे चढ़ने के दरमियान इस चीज को आप नोटिस कर सकते हैं। मीन्स नाव से उतरने के दरमियान इस चीज को नोटिस किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो है हम लोग जब भी कोई एक फोर्स लगा रहे हैं यहां पर, है ना, इस रोड पे लगा रहे हैं, इस नाव पे लगा रहे हैं, तो हमको भी एक रिएक्शन फोर्स मिल रहा है जिसके कारण हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहां पर जो है ये नाव मूव कर गया, लेकिन यहां पर ये रोड मूव नहीं कर रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये रोड जो है वो बहुत रिजिड है। रिजिड कहने का मतलब है कि ये रोड का जो अगर हम देखें तो इसमें ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो उसके लिए नेग्लिजिबल है, मीन्स उसको मूव कराने के लिए वो नेग्लिजिबल है ना। लेकिन जो रिएक्शन फोर्स हमको मिल रहा है उस रोड के कारण वो हमको मूव कराने के लिए सफिशियंट है, इसीलिए हम वहां पर मूव कर रहे हैं, जबकि रोड जो है वो मूव नहीं कर रहा है। यहां पर भी वही बात है, यहां पर भी वही बात है। जब हम नाव से उतर रहे हैं तो हमको जो है एक रिएक्शन फोर्स यहां से मिल रहा है जिसके कारण हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जब जो फोर्स हम यहां पर लगा रहे हैं उसके कारण ये नाव भी जो है पीछे की ओर जा रहा है। यहां पर हमको जो है अपना फोर्स दिखता है ना। मीन्स जो फोर्स हम लगा रहे हैं उस नाव पर वो सफिशियंट है इस नाव को थोड़ा सा पीछे धकेलने के लिए, है ना। तो इस दोनों एग्जाम्पल के बेसिस में हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझ सकते हैं। और न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो हम लोगों को क्या बताता है, उसका स्टेटमेंट है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड opposite reaction. This is the statement of Newton's third law of motion. क्या है स्टेटमेंट? To every action there is an equal and opposite reaction. This is the simple statement of Newton's third law of motion. इसको जो है हम लोग दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। इन अनदर वर्ड इसको जो है हम लोग दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। किस तरह से बोल सकते हैं? देखिए, when a body exerts a force on another body, when a body exerts a force on another body, the second body instantaneously exerts an equal
and opposite force on the first बॉडी। तो इस तरह से जो है हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। इन अनदर वर्ड वी कैन राइट व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी द सेकेंड बॉडी इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। कहने का मतलब है कि अगर कोई दो बॉडी है ना, अगर कोई दो बॉडी है ना, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो अगर ये बॉडी ए जो है बी में कोई एक फोर्स लगा रहा है ना, तो इंस्टेंटेनियसली कहने का मतलब है एट द सेम टाइम ये बॉडी जो बी है वो भी ए पर उतना ही फोर्स लगाएगा। जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर से जो लग रहा होगा फोर्स, और जो इधर से मींस ए से बी में जो फोर्स लग रहा होगा और बी से जो ए में फोर्स लग रहा होगा, वो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो मैग्नीट्यूड होगा इक्वल एंड ऑपोजिट, है ना। इक्वल होगा मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट होगा उन दोनों का डायरेक्शन। क्या होगा? इक्वल होगा उन दोनों का मैग्नीट्यूड और जो क्या होगा उसका डायरेक्शन जो होगा वो ऑपोजिट होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। तो इसको जो है हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं मैथमेटिकली? अगर न्यूटन्स के थर्ड लॉ को लिखने का हम प्रयास करें तो उसको किस तरह से लिख सकते हैं उसको देखते हैं। अभी हम क्या बोले कि कोई एक बॉडी है ए और कोई एक बॉडी है बी, है ना। ये जो फोर्स लगा रहा है, ये बॉडी जो है ए जो बॉडी है वो बी में फोर्स लगा रहा है और जो बी बॉडी है वो ए में फोर्स लगा रहा है ना। तो हम लोग इसको अगर लिखेंगे, यहां पर जो फोर्स ए के कारण बी पे लग रहा है ना, तो हम लोग अगर इसको लिखेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, है ना। और यहां पर अगर हम इस फोर्स को लिखने का प्रयास करें, ये बी बॉडी जो है फोर्स जो ए में लगाएगा, तो इसको अगर हम लोग लिखने का प्रयास करें फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। इसको अच्छे से समझिए, है ना। देखिए इस बॉडी बी में फोर्स लग रहा है, किसके कारण? ए के कारण। तो जिस पर फोर्स लग रहा है उसको हम लोग पहले लिख रहे हैं, जिस पर फोर्स लग रहा है उसको हम लोग पहले लिख रहे हैं, और जिसके कारण से फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बाद में लिख रहे हैं, है ना। हम लोग इसको बोल किस तरह से रहे हैं? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए मींस बी पर फोर्स लग रहा है, किसके कारण? ए के कारण। मींस बॉडी बी में फोर्स लग रहा है बॉडी ए के कारण, है ना। इसी तरह से हम लोग जब इस फोर्स के बारे में लिख रहे हैं तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बॉडी बी, है ना। मींस इस बॉडी के कारण जो है ए पर फोर्स लग रहा है। किस पर फोर्स लग रहा है? फोर्स लग रहा है ए पर। किसके कारण लग रहा है? बी के कारण लग रहा है ना। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, है ना। तो ये जो है न्यूटन्स का थर्ड लॉ हम लोगों को क्या बताता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेस विल बी इक्वल्स टू ईच अदर। मींस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए विल बी इक्वल्स टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। Mathematically we can write the third law of motion in this way. Means Newton's third law of motion can be written as this in the mathematical form. Mathematically हम लोग जो है न्यूटन्स के थर्ड लॉ को इस तरह से लिख सकते हैं। यहां पर जो फोर्स का नेचर होगा वो कैसा होगा?
फोर्स का जो नेचर होगा वो इक्वल होगा, है ना, इक्वल तो बता रहा है, ये इक्वलिटी को बता रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स will be opposite to each other, है ना, एक दूसरे के विपरीत होगा। विपरीत कहने का मतलब क्या है, एक दूसरे के उल्टा होगा, है ना, मींस एक का फोर्स इस पे इधर लग रहा है तो दूसरा फोर्स इधर से इधर लगेगा, है ना। और ये जो फोर्स होगा वो हमेशा पेयर में प्रोड्यूस होगा, है ना। ऐसा फोर्स जो होगा वो हमेशा कैसा प्रोड्यूस होगा, पेयर में प्रोड्यूस होगा, है ना, मींस द फोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन पेयर, है ना, इन पेयर। द फोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन पेयर, जो फोर्स होगा वो हमेशा जो है पेयर में प्रोड्यूस होगा। द फोर्स विल ऑलवेज बी, ऑलवेज लिख दीजिए यहां, है ना, ऑलवेज बी प्रोड्यूस्ड इन पेयर, जो फोर्स होगा वो हमेशा यहां पर पेयर में प्रोड्यूस होगा। अभी जो है इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझने का प्रयास करते हैं, है ना। हम लोग गांव घर में, है ना, या फिर जो है बच्चा लोग जो है क्या खेलता है, गोली खेलता है ना, गोली खेलता है। तो उस गोली के माध्यम से, गोली कांच वाला जो गोली होता है, कंचा, है ना, उसी को बोल रहे हैं हम। तो जो गोली खेलता है बच्चा लोग, उसमें जो है हम लोग का न्यूटन्स का थर्ड लॉ किस तरह से काम करता है उसको अब हम लोग जो है कुछ कंचा वाला एग्जांपल लेकर न्यूटन्स के थर्ड लॉ को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम लोग जब गोली खेलते हैं, है ना, तो एक गोली यहां पर रखा हुआ है ना, इस तरह से, दूसरा कोई इधर से कोई गोली मारता है ना, इस तरह से इधर से कोई गोली मारता है ना। होता यूं है कि जब ये गोली आकर इससे टकराता है ना, तो ये गोली जो है वो आगे भाग जाता है और ये गोली जो है यहीं पर रुका रह जाता है ना। मीन्स ये वाला जो गोली है, पहला वाला जो गोली है वो यहां पर रुक जाता है और दूसरा वाला जो गोली है वो आगे की ओर भाग जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम लोग गोली खेलते हैं तो मान लेते हैं कि ये एक गोली यहां पर रखा हुआ है, दूसरा कोई एक गोली से इस गोली को मार रहा है ना। तो जब ये गोली इससे आकर टकराता है तब क्या होता है कि ये गोली जो है यहां पर रुक जाता है और ये दूसरा वाला जो गोली जिसको वो मारता है वो गोली जो है आगे की ओर भाग जाता है ना। तो अभी देखिए यहां पर न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो किस तरह से काम कर रहा है ना। हम अभी क्या बोले हैं कि जो फोर्स होगा वो दोनों इंस्टेंटेनियसली लगेगा, मींस एट द सेम टाइम लगेगा, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो दोनों बराबर होगा। अभी यहां पर देखते हैं कि ये किस तरह से यहां पर काम कर रहा है। देखिए, ये जो गोली है यहां पर जब ये आके इस पे लगेगा, है ना, मींस दोनों के बीच में जब कोलिजन होगा, दोनों जब एक दूसरे से टकराएगा, तो यहां पर क्या होगा कि ये जो गोली है ये इस पर फोर्स लगाएगा, है ना। एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम ये गोली जो है इस पर फोर्स लगाएगा, है ना। और ये दोनों का फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, लेकिन ऑपोजिट इन नेचर होगा। डायरेक्शन कैसा होगा, वो दोनों का ऑपोजिट होगा, है ना। तो देखिए, ये गोली जो है इस पे फोर्स लगाया और ये भी गोली जो है इस पर फोर्स लगाया,
तो ये गोली जो फोर्स लगाया उसके कारण ये जो गोली है वो मोशन में था, ये रेस्ट में आ गया, है ना, मींस ये गोली रुक गया, और इसके कारण जो इसमें फोर्स लगा, इसके कारण ये गोली जो है आगे की ओर भाग गया, है ना। मींस जो पहला गोली इस पर फोर्स लगाया, है ना, पहला गोली जो इस पर फोर्स लगाया, इसके कारण ये मोशन में आ गया और वो आगे की ओर भाग गया। लेकिन जो दूसरा गोली पहले वाले गोली पर फोर्स लगाया, उसके कारण ये गोली क्या हो गया, ये रुक गया, है ना, ये गोली क्या हो गया, रुक गया। तो देखिए, एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है दोनों बॉडी में, है ना, और उसका डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट है। तो हम लोग यहां से न्यूटन्स के थर्ड लॉ को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अभी हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उसमें समझने का कोशिश करते हैं कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ और किस तरह से काम करता है ना। अभी हम ये तो गोली का दोनों का साइज बराबर था, मास बराबर था, इस टाइप का था, और इसको हम लोग इस तरह से लेकर समझे। अभी जो है हम लोग दो ऐसे बॉडी को ले रहे हैं जिसका मास जो है वो डिफरेंट है और जिसका जो वॉल्यूम है वो भी डिफरेंट है ना। तो देखिए, कोई एक बॉडी ए है और कोई एक बॉडी बी है, ठीक है। ये बॉडी, ये छोटा वाला जो बॉडी है वो ए है और ये जो बड़ा वाला बॉडी है वो बॉडी बी है, ठीक है। ये बॉडी जो है, ये बॉडी जब इससे टकराता है तो इसमें भी फोर्स लगता है, और जो बॉडी इससे टकराया तो इसमें भी फोर्स लगेगा, है ना। तो जो बॉडी ए बी पर फोर्स लगाया उसको हम लोग बोल रहे हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। जो बॉडी लगाया फोर्स बी पर, मींस ए के कारण जो बी पर फोर्स लगा उसको हम लोग लिख रहे हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और जो फोर्स बी के कारण ए पर लगा उसको हम लोग लिख रहे हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, है ना। तो हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं क्या, कि फोर्स on B due to A will be equals to force on B due to force on B due to A will be equals to force on A due to B। ये दोनों जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, है ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, और इसका जो नेचर होगा वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, है ना। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन क्या ऐसा होगा यहां पर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, है ना। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, ये दोनों जो है एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन यहां पर ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों फोर्स दो अलग अलग बॉडी में लग रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये दोनों फोर्स दो अलग अलग बॉडी में लग रहा है, इसके कारण से ये फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेगा। अभी हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी समझेंगे कि क्यों ये दोनों को जो है एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेगा, है ना। देखिए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए मींस इस बॉडी में लग रहा फोर्स ए के कारण, और फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी मींस फोर्स लग रहा ए में किसके कारण, बी के कारण, ठीक है। तो हम लोग यहां से बोल रहे हैं कि ये जो दोनों फोर्स है ये दोनों अलग अलग बॉडी में लग रहा है, इसीलिए ये फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेगा, है ना। हालांकि ये दोनों फोर्स आपस में बराबर है और इसका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, फिर भी ये फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये दो अलग अलग बॉडी में लग रहा है।
अभी हम लोग न्यूटन्स के जो सेकेंड लॉ को हम लोग पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, उसके जरिए इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा होगा कि जो फोर्स है वो एक दूसरे को जो है क्या करेगा, कैंसिल आउट नहीं करेगा, है ना। तो अभी देखिए फोर्स का यहां पर जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से फोर्स विल बी इक्वल्स टू m इंटू ए, है ना। और यहां पर भी क्या होगा, फोर्स विल बी इक्वल्स टू m इंटू ए, है ना। फोर्स विल बी इक्वल्स टू m इंटू ए एंड हियर द फोर्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, m इंटू ए। ये दोनों जगह जो है फोर्स क्या होगा, फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो यहां पर देखिए दोनों बॉडी का जो है मास वो अलग अलग है ना। मींस दोनों में जो फोर्स लगेगा वो तो सेम होगा, है ना, लेकिन ड्यू टू मास उसका एक्सेलरेशन में बदलाव हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब है कि जो मास इस बॉडी का है और जो मास इस बॉडी का है ना, उस मास के कारण कोई एक बॉडी जो है डिस्प्लेस हो सकता है, कोई एक बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो सकता है। जिस तरह से अगर हम बोले कि हम इस बोर्ड पर फोर्स लगा रहे हैं, है ना, हम इस बोर्ड पर फोर्स लगा रहे हैं, n न्यूटन का फोर्स हम इस बोर्ड पर लगा रहे हैं, लेकिन क्या यह बोर्ड मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है। इस बोर्ड पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो यह भी एक रिएक्शन फोर्स हमारे ऊपर लगा रहा है, यह भी एक हमारे ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। तो क्या हम उससे मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, है ना। क्यों, क्योंकि जो भी फोर्स यहां पर ऑफर किया जा रहा है ना, वो दोनों के लिए जो है क्या है, सफिशिएंट नहीं है मूव करने के लिए, है ना। इस दीवार को जितना फोर्स चाहिए मूव करने के लिए उतना फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं, और जो है हमको जो रिएक्शन फोर्स मिल रहा है वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है कि हम मूव कर पाए। अगर हमको सफिशिएंट फोर्स रिएक्शन के तौर पर मिल जाता तो हम मूव कर सकते थे, लेकिन ये दीवार मूव नहीं कर सकता था, क्योंकि इस दीवार को मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, है ना। तो उसी तरह से जो है यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे को ये जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, है ना, और फोर्स का डायरेक्शन जो है ऑपोजिट होगा, लेकिन ये दोनों फोर्स एक दूसरे को जो है कैंसिल आउट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक अलग अलग बॉडी में लग रहा है ना। मींस एक बॉडी बी में लग रहा है और एक बॉडी ए में लग रहा है ना। तो दो अलग अलग बॉडी में यहाँ पर फोर्स लग रहा है, इसीलिए ये दोनों फोर्स एक दूसरे को जो है कैंसल आउट नहीं करेगा। इस मिसकॉन्सेप्शन को जो है आप यहाँ से दूर कर ले और इसको बहुत अच्छे से समझ ले, है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखें, समझें और जो है उसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से और भी इलॉबरेटली समझने का कोशिश किए। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप लेक्चर को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर को औरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।